बीएससी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पेपर आपके हो चुके, लगभग कुछ यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट तो आप डेफिनेटली पास हो, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आपने अच्छे पेपर दिए, अच्छी तैयारी की, अब पास हो। अब सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हो, तो आज से हम सेकंड सेमेस्टर का नया कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सारी चीजें हम पढ़ाएंगे। और ये पूछते हैं, ज्यादा कमेंट करते, सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है? ये यूपी की प्रत्येक यूनिवर्सिटी, यूपी नहीं बल्कि इंडिया की प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए है। और हम हिंदी में अब सिलेबस स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में एक अलग से नया बैच करेंगे जिसमें इंग्लिश, टोटल इंग्लिश पढ़ाएंगे। क्योंकि होता ये है कि जब हम हिंदी में पढ़ाते हैं तो इंग्लिश वाले पिछड़ जाते हैं, और इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो हिंदी वाले पिछड़ जाते हैं, और ना तो इंग्लिश का ही कोर्स पूरा हो पाता है ना हिंदी का हो पाता है। तो अब क्या करेंगे, जो हिंदी के इच्छुक हैं वो हिंदी में पढ़ें, क्योंकि हमसे ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो चिंता ना करें, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। और ये देखिए, सेकंड सेमेस्टर में ये वाली बुक आपको पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है ऊष्मीय फिजिक्स अर्ध चालक युक्तियां। देखिए यहाँ पे लिख दिया ऊष्मीय फिजिक्स, ऊष्मीय भौतिकी एवं अर्धचालक युक्तियां, यानी कि थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी कि आप ऐसा समझिए, 12th क्लास और 11th क्लास में पहुंचो। 11th क्लास में आपने एक यूनिट पढ़ी थी थर्मोडायनामिक्स, तो थर्मोडायनामिक्स से ही ये यूनिट उठाई है, यानी कि। और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ी थी, पीएन संधि डायोड वगैरह उसमें थे, ठीक है, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर वगैरह, तो ये वहां से लिया गया है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपके 4 यूनिट मिलेंगे और 4 चैप्टर इसमें से, तो 8 चैप्टर रहेंगे इस बुक में, और 8 चैप्टर से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। जिस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पेपर दिए थे, किस तरीके से आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स से 4 यूनिट थी और 4 यूनिट आपकी क्या थी, मैथमेटिकल फिजिक्स से थी, ठीक उसी प्रकार से ये रहेगा। तो आज से हम इसका फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुक की फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट भाग है ऊष्मीय फिजिक्स, यानी कि थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में भी पहली यूनिट है आपकी ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम एवं प्रथम नियम। इसमें पहला टॉपिक है आपका टेम्परेचर। इस चीज को हम बहुत ही बारीकी से सीखेंगे, हर चीज को 0 लेवल से सीखते चलेंगे, और ऐसा कर लेंगे जिस तरीके की आपने उम्मीद भी नहीं की थी। यानी कि आप एकदम ऐसा पेपर तक बिल्कुल भी मतलब दिमाग से निकलेगी नहीं कुछ चीजें भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को समझेंगे बिल्कुल बारीकी से। देखिए, आपने क्या लिया, एक कप लिया, ये कप है आपका, और इसमें क्या है, ये इस तरह से ये आपका कप है, और इसमें चाय भरी हुई है, और चाय क्या है, गर्म है। और जैसे ही आपको नहीं पता, तुरंत आपने क्या करा, इस कप को पकड़ा, अरे कप तो गर्म है, ऐसे झटका मारो, तो मतलब कप को टच करने के बाद में आपको कैसा महसूस हुआ, गर्माहट का है। और यदि कोई ठंडी चीज को आप छोड़ो, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अरे कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो फ्रिज से, बोले थम्स अप की बोतल निकाल, अरे यार ये तो चिल्ड सी दे, ऐसे पकड़ के देखो यार ये तो कम ठंडी लग रही है। तो यही टेम्परेचर, यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो किसी वस्तु के बारे में यह बताता है कि वह कितनी ठंडी है अथवा कितनी गर्म है। अर्थात किसी वस्तु के बारे में, यानी किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडेपन का मापन ही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। सिंपल सी बात, ठीक है। क्या है ये, मेजरमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी किसी वस्तु की हॉटनेस और कोल्डनेस का मापन ही क्या कहलाता है, आपका टेम्परेचर कहलाता है। अब तापीय साम्य क्या होता है, इस चीज को भी समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में भी है, और ये पीछे पहले भी काफी बार आ चुका है। तापीय साम्य क्या होता है, अब हमको ये चीज तो पता चल गई ताप क्या है। अब मान लीजिए 2 वस्तुएं हमारे पास, एक वस्तु ये है, इसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये है आपका दूसरी वस्तु, इसका मान ले रहा हूं मैं कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को एक जगह जॉइंट करके रख दिया। जैसे आप समझते हो, चाय को, गर्म चाय को आप कमरे में रख देते हो तो कुछ समय बाद चाय ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद में जितना कमरे का टेम्परेचर होता है उतना ही चाय का टेम्परेचर हो जाता है। जब उसमें उंगली डालते हो या आप पी लेते हो तो कोई महसूस नहीं होता ये ठंडी है अथवा गर्म, बिल्कुल बोलते हैं चाय तो ठंडी हो गई है। यदि उसी कमरे में थोड़ा पानी रखा हुआ है पहले से,
तो पानी का टेम्परेचर और इस चाय का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है, उस चीज को समझो। इस एग्जांपल से समझाता हूं कि ये वस्तु है मेरे पास, ए वस्तु, ये है बी। अब हमने क्या किया, इनको एक चालक तार के द्वारा, यानी कि ये चालक तार या चालक तार कह दीजिए, या हमने एक दूसरे को कैसे रख दिया, एक दूसरे को संपर्क में रख दिया। ठीक है, संपर्क में रख दिया। संपर्क में रखेंगे तो क्या होगा, अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु में क्या जाने लगेगी, ऊष्मा। ऊष्मा क्या होने लगेगी, ट्रांसफर होने लगेगी, ऊष्मा स्थानांतरित होने लगेगी। और ये तब तक ऊष्मा जाती रहेगी जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। दोनों का ताप बराबर का मतलब क्या है कि जब ये 100 है, ये 60 है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका टेम्परेचर थोड़ा घट जाएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा, 80-80 टेम्परेचर हो जाएगा। ये आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा। यदि आपका बचपन में हम क्या करते थे, तो यानी कि दूध गर्म करवा लेते थे, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, अब दूध को हमको पीना है और हमको खेलने जाना है जल्दी से, तो क्या करते थे, उस दूध के गिलास को लेकर एक भगोने में पानी भरा और उसमें उस गिलास को रख दिया। तो क्या होता था, थोड़ा दूध ठंडा हो जाता था, लेकिन भगोने में रखा हुआ पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने क्या किया, जैसे सपोज ये दूध है और ये भगोने में पानी है, इसमें रख दिया, तो इसकी जो हीट है कुछ पानी में आई, तो क्या हुआ, तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया और इसका थोड़ा सा कम हो गया, तो दोनों का लगभग बराबर सा हो गया। झट से हमने दूध पी लिया, खेलने चले गए। वही कंडीशन यहाँ पर है। तो अब क्या होगा, अब इसको पेपर में लिखना कैसे ये आया, तो लिखेंगे कि माना हमारे पास जब दो वस्तुएं जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, उनको यदि संपर्क में रख दिया जाता है, तो अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु में ऊष्मा स्थानांतरित होने लगती है। यह ऊष्मा का स्थानांतरण तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का ताप बराबर ना हो जाए। जब दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। तब वस्तुओं की इस अवस्था को हम तापीय साम्य अवस्था कहते हैं। अर्थात इन दोनों का ताप क्या हो गया, साम्य हो गया। साम्य यानी कि समान हो गया। ठीक है, तो ये कहलाएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ गए बातों को, यानी कि आपका टेम्परेचर इधर फ्लो हो जाएगा और दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो इनका टेम्परेचर, जो ऊष्मा का आदान प्रदान क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो उसी अवस्था को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, तापीय साम्य। तापीय साम्य समझ में आ गया कि जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है उस घटना को हम बोलेंगे तापीय साम्य। ओके, तापीय साम्य आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हर चीज एकदम जीरो लेवल से समझ में आ जाएगी। और आपको तो क्या पेपर में जो मैंने भाषा बोली है उसको लिखना नहीं है, केवल आपको समझना है। क्योंकि अब हायर एजुकेशन में हो, किताब की भाषा एज इट इज लिखोगे आप तो आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि 8 नंबर का है और आपने किताबी भाषा पूरी की पूरी लिख दी तो आपको 8 नंबर कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रोफेसर ये देखते हैं आप हायर एजुकेशन में हो, आगे चल के आप टीचर बनोगे, एक शिक्षक बनोगे या कुछ और काम करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी नॉलेज देखी जाती है। तो आपने क्या करा, कॉपी में से छाप मारा तो वो आपका काम का नहीं है। आप अपने शब्दों को भी तो उसमें लिखोगे। तो मतलब क्या है, चीज़ों को सीखो फिर लिखो। अरे सर ने क्या समझाया था कि जब दो वस्तुएं होती हैं, जब दो वस्तुएं उनका ताप अलग अलग है, उनको जोड़ कर रख दें तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में ऊष्मा जाने लगती है। और ये तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का ताप बराबर ना हो जाता। जब दोनों का ताप बराबर हो जाता है तो ऊष्मा का जाना आना रुक जाता है। और इस घटना को हम, या इस अवस्था को, वस्तुओं की इस अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफी है। ये टॉपिक पर ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 11वीं के टॉपिक हैं और ये लगभग आपने पढ़ रखे हैं। चीजों पर आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को सीखते हैं। चलिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब देखो टॉपिक तो अब नया चलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2.5 नंबर में ये पहले कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ना पूछेगा तो ये आपका प्रैक्टिकल होगा तो एग्जामिनर जरूर पूछेगा, तो वहां पर भी आपको नंबर मिलता है। इसलिए इन चीजों को याद रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, जैसे आपसे मैं पूछ रहा हूं जमना क्या होता है, गलना क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा।
ऊर्ध्वपातन इंपोर्टेंट है और एक वाष्पीकरण इंपोर्टेंट है और एक निक्षेपण, ये तीन इंपोर्टेंट है। इनमें से ही आपका डेफिनेटली एक जरूर मिलेगा। चीजों को सीखो। एक ऐसी प्रक्रिया हम क्या करते हैं, देखिएगा आपको मैं नॉर्मली समझा दूं कि ये क्या है, आपका पानी है। ये पानी लिया हमने, एक में क्या भरा हुआ है, पानी। अब पानी को हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, और ठंडा करने पर पानी की क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। समझ में आ गई बात। और बर्फ को यदि हम क्या करते हैं, गर्म कर दें तो वो फिर से पानी बन जाता है। ठीक है। अब पानी को क्या करते हैं, और ज्यादा गर्म कर दें, पानी को क्या कर दें, और ज्यादा हम गर्म कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, यानी कि भाप बन जाएगा है। और भाप को यदि हम ठंडा कर लें तो वो फिर से पानी बन जाएगी। तो इसी चीज को हम एक चित्र से समझ गए, तो वही चीज को हम बोलेंगे, जब हम किसी द्रव को जमाते हैं अर्थात उसको ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो ठोस बन जाता है। और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जमना। क्या करते हैं, जब किसी द्रव को, यानी कि जैसे जल है, उसको ठंडा करा तो ठोस बन गया, यानी बर्फ बन गया, तो उसी घटना को हम बोलते हैं जमना। और जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, जैसे कि हमने बर्फ को गर्म किया, पानी बन गया, जब किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो द्रव बन जाता है। और इस घटना को हम बोलते हैं गलन, यानी कि मेल्ट कर दिया, मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीज बोलते हैं। इस घटना को फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। यहीं से आपका आता है, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं और वो सीधे, जब कोई ठोस सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, या जब कोई ठोस सीधे गैस में बदल जाए, द्रव नहीं होगा। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली ठोस को यदि हम गर्म करते हैं तो वो क्या बनता है, पहले द्रव बनता है, और फिर हम उसको और गर्म करेंगे तो तब वो वाष्प बनेगा, यानी कि गैस बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब कोई ठोस सीधे गैस बन जाए, जैसे कि कपूर है, कपूर को गर्म करते हैं तो सीधे गैस बन जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, कपूर ठोस होता है और गर्म करेंगे गैस बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो उस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या है कि जब कोई ठोस सीधे गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। और जब कोई गैस को हम सीधे ठंडा कर दें और वो सीधे द्रव ना बन के सीधे ठोस बन जाए, जब कोई गैस सीधे ठोस बन जाती है तो उस अवस्था को बोलते हैं हम निक्षेपण। निक्षेपण समझ में आया कि वैसे तो हम गैस को ठंडा करते हैं तो वैसे द्रव बनती है, और द्रव के बाद में वो क्या आती है, ठोस आती है। लेकिन जब कोई विशेष स्थिति ऐसी आती है, विशेष गैसें होती हैं जो डायरेक्टली कैसे बन जाती हैं, ठोस बन जाती हैं ठंडा करने पर, तो उनको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलेंगे निक्षेपण। इधर आ जाओ, जब कोई द्रव गैस अवस्था में बदलता है, जैसे कि पानी को गर्म करा तो वाष्प बन गया, तो उसको बोलेंगे वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। वेपोरेशन, वेपोरेशन समझा, वेपोरेशन नाम सुना होगा, वेपोर मतलब भाप, तो ये वाष्पीकरण बन गया, वाष्प बन गया। जब कोई द्रव को गर्म करते हैं, या जब कोई द्रव सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और जब कोई गैस द्रव अवस्था में बदलती है तो हम उसको बोलते हैं संक्षेपण। क्या बोलते हैं, संक्षेपण। तो संक्षेपण और निक्षेपण में दोनों में अंतर है। जब गैस सीधे ठोस बन जाती है तो उसको निक्षेपण कहते हैं, और जब कोई गैस ठंडा करने पर सीधे द्रव में बदलती है तो उसको संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, चीजों को याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। जब कोई क्या है, गैस ठंडा करने पर ठोस बन जाए तो निक्षेपण, जब कोई गैस ठंडा करने पर द्रव बने तो उसको संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तीन चीज आपने सुनी होंगी कि भैया बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि आपने तीन चीजें बहुत ज्यादा जोरों शोरों से आती हैं फिजिक्स में, गलनांक, हिमांक और क्वथनांक। ये होते क्या हैं आखिर, जैसे कि हमने टेम्परेचर बताया था अभी अभी, ठीक है, तो और ये चीज हमने बताई है। तो जब कोई द्रव, जब कोई ठोस का समझ लो या द्रव का समझ लो, जब कोई द्रव को हमने क्या किया, ठंडा किया, बर्फ को हमने ठंडा किया, या सॉरी हमने क्या किया, पानी लिया, पानी यानी कि जल लिया, और जल को हमने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, और ठंडा होने पर ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये कितने टेम्परेचर पर हम ठंडा करें कि ये बर्फ बन जाए, उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। क्योंकि हिम बन रहा है, हिम का मतलब क्या है, बर्फ, बर्फ यानी कि ठंडा। तो जब कोई पानी यानी कि जल को कितने टेम्परेचर हम डाउन कर दें तो वो बर्फ बन जाए, यानी कि वह
ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसी ताप को हम हिमांक कहते हैं। तो हिमांक का मतलब देखिए, जब कोई द्रव या वह द्रव जिस ताप पर, ये क्या है, ये ताप जिस ताप पर ठोस में बदलता है, द्रव जिस टेम्परेचर पर ठोस पर बदलता है, ठोस में बदलता है, उसको बोलते हैं हिमांक। और जब कोई ठोस को हम गर्म करें और वो द्रव बन जाए, तो कितने टेम्परेचर पर कोई ठोस द्रव में चेंज होता है, उस टेम्परेचर को गलनांक कहते हैं। यानी कि गल गया, कोई चीज गल गई, बर्फ गल गई, क्या बन गया, पानी बन गया, जल बन गया, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे हम ये। ठीक है, अब देखिएगा, ये द्रव है। यदि कोई द्रव सीधे वाष्प बनता है तो उस टेम्परेचर को कितने टेम्परेचर पर, यदि हम शुद्ध पानी की बात करें, शुद्ध जल की बात करें, तो जल का क्या है, 0 डिग्री पर तो ये क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो जल है क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। क्या बन गया, वाष्प बन जाएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। क्या बन गया, क्वथनांक। तो ये आपका क्वथनांक कहलाएगा। तो वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव वाष्प बनता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये गलनांक, कुछ हिमांक और क्वथनांक सारी चीज समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात, चलिएगा। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, 0 डिग्री पर बर्फ क्या होती है, मतलब जल बर्फ बनता है, लेकिन 4 डिग्री पर इसका जो आयतन है सबसे ज्यादा होता है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी खोपड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे सीखते हैं। यहाँ पर इतनी सारी चीजें आप बहुत ही प्यार से सीख गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यार, ये पूछते काफी देर से हम तापांतर अभी पढ़ा था, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा तापीय साम्य। तो तापीय साम्य में क्या था, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह होने लगा। ठीक है, अभी अभी हमने बताया था कि भैया 100 डिग्री सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, इसके पास दूसरी वस्तु रख दें जिसका 60 डिग्री है, तो इसमें से इसमें क्या जाने लगे कि हीट जाने लगेगी। अब बेसिकली हीट होती क्या है, हीट के बारे में थोड़ी सी परिभाषा इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये कभी कभी पूछ लेते हैं हीट क्या है, ठीक है, ऊष्मा क्या है। तो वस्तुओं के ताप में अंतर से जो प्रवाह होता है या जो ऊर्जा प्रवाह होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। तो ऊष्मा क्या है, बेसिकली एक ऊर्जा है जो दो वस्तुओं में तापों के अंतर के कारण उत्पन्न होती है, तापों के अंतर के कारण प्रवाह होती है। यदि ये दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर 100 होता तो क्या हीट ट्रांसफर होती या ऊर्जा ट्रांसफर होती, नहीं होती। क्योंकि भाई यहाँ से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु के पास में 50 डिग्री वाली रख देंगे तो 100 डिग्री में से टेम्परेचर उधर चला जाएगा, टेम्परेचर नहीं जाता, बेसिकली क्या जाती है, ऊर्जा जाती है, हीट ट्रांसफर होती है, और हीट के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, सिंपल। तो देखिएगा, किसी वस्तु या किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में ताप में अंतर के कारण स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। तो यहां से क्या पता चली कि ऊर्जा ही क्या है, ऊष्मा है, और ऊष्मा ही ऊर्जा है। ठीक है, चलिए अब हमको इसका मात्रक भी समझ लो। SI मात्रक इसका जूल होता है और CGS मात्रक इसका कैलोरी होता है। आप पढ़ते हो ना, शरीर में कितना खाना खाना है, हमको 50 कैलोरी लेनी है। कैलोरी का मतलब हमको ऊष्मा लेनी है, ऊष्मा का मतलब हमको क्या लेनी है, एनर्जी लेनी है। खाने से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कितने कैलोरी है एनर्जी लेनी है हमको, ठीक है, किलो कैलोरी। तो बेसिकली, और हाँ एक चीज और समझ लो, देखिए SI मात्रक जूल है, लेकिन NKS पद्धति में इसका मात्रक किलो जूल बोलते हैं, और एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। ये चीज अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से कुछ इसके विशेष नोट, इंपोर्टेंट पॉइंट जरा समझ लो कि भैया ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक क्या है, रूप होती है। ऊर्जा का ही एक स्वरूप होती है, ठीक है। या यूं कहिएगा, ऊष्मा जो है ऊर्जा का रूप है। यानी कि यहाँ पे लिख दिया हमने ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का ही एक रूप है क्या, ऊष्मा। तो भैया ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं, कार्य में बदल सकते हैं। और उस ऊर्जा का ही एक रूप बोल रहे हैं ऊष्मा को, तो हम क्या कह सकते हैं, ऊष्मा को ही हम कार्य में और कार्य को ऊष्मा में बदल सकते हैं। तो दूसरा नोट यही है, कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। हमने खाना खाया,
खाने में क्या मिली हमको, ऊष्मा मिली, यानी कि ऊर्जा मिली। कितने कैलोरी ऊर्जा मिली, कितने जूल ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिल गई। अब उस ऊर्जा से हम क्या करेंगे, दौड़ भाग किया, पूरे दिन हम टहले, बहुत सारा काम किया, जिम में गए, बॉडी बनाई, मतलब कार्य किया, और कार्य से हमारे शरीर में क्या आ गई, एनर्जी स्टोर हो गई। अब हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, और एक मुक्का के मारे तेरा मुंह भी, मैं दांतों को भी तोड़ देंगे। तो ये कहाँ से आ रही है एनर्जी, सब खाने पीने से, कार्य करने से। तो कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदल सकते हैं, और ऊर्जा को हम क्या बोल रहे हैं, ऊष्मा बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अब एक चीज और है कि कार्य को पूर्णतः, कार्य को 100% ऊर्जा में बदल सकते हैं। लेकिन ऊष्मा को 100% कार्य में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि कार्य को 100% ऊष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को 100% कार्य में बदला नहीं जा सकता है। इसका भी एग्जांपल लेकर सिखाएंगे। अब जो ऊष्मा का जो ट्रांसफर होता है, यहाँ पे एक चीज और सीख लो कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो 3 तरह से हो सकता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। जैसे आपने क्या किया, देखिए यहाँ पर है ये बहुत सारे डंडे मैंने लगा दिए, और इसमें क्या लगा दी मैंने, आग लगा दी। आग लग रही है भाई ये, ठीक है, और यहाँ पर आग लग रही है, आप बैठे बैठे ताप रहे हो। ठीक है, ऐसे दूर से ताप रहे हो, तो वो तो कहलाएगा रेडिएशन, यानी कि विकिरण। विकिरण के द्वारा टेम्परेचर आपके हाथों का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा समझो, जाड़ों में क्या करते हो आप, तापते हो, हीटर लगा लेते हो सामने, और दूर से आप क्या करते रहते हो, तापते रहते हो, यानी अपने शरीर का टेम्परेचर बढ़ाते रहते हो। तो वो रेडिएशन के द्वारा हो गया। एक क्या होता है कि इस आग में मैं क्या लूं, एक ऐसे रॉड लगा दूं, एक लोहे की रॉड लगा दूं, और यहां से मैं पकड़ लूं, तो क्या होगा, रॉड को ऐसे पकड़ लो, गर्म करूं, सरिया लेकर, लोहे की रॉड लेकर गर्म करूं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये गर्म होने लगेगी, तो इधर हाथ भी मेरा गर्म होने लगेगा। चिमटा ले लो, चिमटे को गैस जलाकर उसमें कर दो, तो थोड़ी देर बाद चिमटा का दूसरा सिरा जो आप पकड़ते हो वो भी गर्म होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चालन के द्वारा टेम्परेचर या ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। अब ऊष्मा, यहाँ से ऊष्मा मेरे हाथ में आने लगी, मेरा हाथ भी गर्म हो गया, मतलब ऊष्मा आई। तो ऊष्मा कैसे आई, चालन के द्वारा चलकर आई। किसके द्वारा चल के आई, इस तार के द्वारा, या इस रॉड के द्वारा, इस लोहे की रॉड के द्वारा। ओके, समझ में आ गई। सब्जी में हम क्या कर दें, करछी को चलाकर छोड़ दें चमचे को, तो चमचे का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो चालन के द्वारा उसमें ऊष्मा का प्रवाह हो गया। ठीक, चलिए 2 चीज समझ में आ गई। ये संवहन क्या होता है भाई, संवहन ये है कि अब इसके ऊपर, इस आग के ऊपर हमने क्या लिया, एक भगोने में पानी भरा, पानी भरकर इसके ऊपर ऐसे करके यहाँ पर मैंने क्या किया, एक भगोना रख दिया पानी भरकर। अब इस आग का सीधा संपर्क भगोने से, और भगोने में क्या लगा, पानी, और पानी में बुलबुले उठने लगे, और थोड़ी देर बाद देखा कि पूरा पानी गर्म हो गया। तो इस घटना को बोलेंगे संवहन। डायरेक्टली समावेश होकर उसमें वहन होने लगी, ऊर्जा का प्रवाह होने लगा, तो उसको बोलेंगे संवहन। या हम सीधे सीधे हाथों को गर्म किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा समझो कि भैया एक तो ताप कर, दूर से ताप कर, रेडिएशन के द्वारा, इसमें आग में रॉड डाल दो, रॉड के इस हिस्से को पकड़ लो, गर्म हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये चालन हो गया। और संवहन क्या है, सीधे सीधे आग में हाथों को झोंक दो ऐसे करके, कर लो गर्म, है हो जाओगे गर्म। चलिए, ज्यादा गर्म करने की कोशिश ना करो। चलिए आगे आते हैं। बेसिकली हम जानते हैं कि भैया ऊर्जा का ही रूप है कार्य, और ऊर्जा का ही रूप है ऊष्मा। तो बेसिकली ये कार्य और ऊष्मा एक ही भौतिक राशि के 2 रूप हैं, समझ में आ गई हमको। लेकिन इनमें भी थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इस चीज को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जब बिना ताप अंतर या बिना तापांतर के कारण, या बिना तापांतर के ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है, तो उसको बोलते हैं कार्य। और जब तापांतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है, तो हम उसको बोलते हैं ऊष्मा। ठीक है, ताप, यदि 2 वस्तुओं के बीच में तापांतर होगा और उसके कारण ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या,
ऊष्मा, और बिना ताप के इसको बोलेंगे हम कार्य। ऐसे समझो। देखिएगा, दैनिक जीवन के उदाहरण बताऊं। एक तो हम किसी लोहे के टुकड़े को दो तरह से गर्म कर सकते हैं। लोहे के टुकड़े को हम क्या करें, सीधे सीधे हमने आग में डाल दिया तो गर्म हो जाएगा, पहली चीज। या फिर हमको क्या करें, उस लोहे के टुकड़े को बड़े बड़े हथौड़े से लेकर पीटने लगे तो क्या होगा, उससे भी वो गर्म हो जाएगा। मेरे हाथ हैं, हाथ को मैं क्या करने लगूं, या तो मैं आग के सामने ले जाऊं, उससे गर्म हो जाएंगे, या गर्म पानी में डाल दूं तो मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, यानी हीट आ जाएगी। या फिर मैं क्या करने लगूं, कार्य से भी अपने अंदर हीट उत्पन्न कर सकता हूं। जैसे ऐसे ऐसे करके देखो तो हाथ एकदम बिल्कुल गर्म हो जाएंगे, जैसे कि लोहे की रॉड पकड़ ली हो। ऐसे जोर से करो पूरी ताकत के साथ, ऐसे तो गर्म हो जाएंगे। देख लो, मैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे, इतनी ज्यादा इसके अंदर इतना हमने कार्य किया, कार्य से हमने क्या करी, हीट उत्पन्न कर दी। तो मतलब क्या है, ये आपका कार्य हो जाएगा। बिना, दोनों के अंदर ताप नहीं है लेकिन फिर भी हमने हीट जनरेट कर दी। और या फिर हम क्या करें, तापांतर के कारण, है ना। एक और उदाहरण समझो कि जो गैस जो होती है, गैस के अणु आपस में गति करते रहते हैं, अव्यवस्थित या अनियमित गति करते रहते हैं। तो उनमें जो ऊर्जा होती है उससे हम कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपस में गति कर रहे हैं तो उससे कार्य नहीं होगा। लेकिन जब वो नियमित गति करते रहते हैं तो ऊष्मा इंजन बन जाता है, और उससे एक वो नियमित रूप से गति करते हैं तो वो उनकी जो ऊष्मा है वो कार्य में बदल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी समझेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आज से ही बहुत ज्यादा सुंदर वीडियो रहेगी। और आज की वीडियो में जो भी हमने सिखाया है, क्या आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, ये सारी चीजें आप कहोगे सर हम लिखें कैसे, हम थ्योरी कैसे पाएं, तो उसके लिए मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पूरे नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना है, ताकि मोटिवेशन मिले हमको लगातार वीडियो बनाने के लिए। हम आपके लिए मेहनत लगातार करते रहेंगे, और आप भी हमारे लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, अपने स्टेटस पर लगाया करो और सभी तक फेंक दिया करो, ठीक है। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।